मूर्खों की जमात पूरी पैदा हो गई है। एक पूरी जमात है। आपको पता होगा कि हिटलर की जो ये थी किलिंग पॉइंट गैस चेंबर थे, तो गैस चेंबर वहां के इंजीनियरों ने बनाए थे। नर्सेस लोग बच्चों की जान ले रही थी, ढंग से उसको काट के जान ले रही थी। तो जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि हमारे यहाँ के भक्तों में डॉक्टर और इंजीनियर का बहुत बड़ा मैंने वर्ग उनके साथ में भक्त बना हुआ है। तो ये जो भक्त है, जिनको पेट भर गया है, उनके बाप दादा पूर्ववर्ती सरकारों के वजह से पढ़े लिखे, ये भी पूर्ववर्ती सरकारों के वजह से नौकरी लगी और पढ़े लिखे हैं, ये लोग ज्यादा भक्त बन गए हैं। तो इसके वजह से ये कुछ दिन चलेगा, जैसा हिटलर का चला था और बाद में उसको सुसाइड करना पड़ा। ये इतने संवेदनशील नहीं है, हिटलर इतने संवेदनशील नहीं है हमारी यहाँ की सरकार। ये सुसाइड नहीं करेंगे मगर भाग जाएंगे, ये सत्ता से निकल जाएंगे। और जब सत्ता से निकल जाएंगे तो इनको कुत्ता पूछने वाला नहीं होगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही अहम चीजों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर से होते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। आप हैं किसान सेवा संघ के अध्यक्ष और जाने माने समाज सेवी हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है, इस तरह से कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया है और उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हैं। अमर जवान ज्योति की जगह बदली गई है, इंडिया गेट के नीचे से हटा करके वॉर मेमोरियल ले जाई गई है। उसके साथ एक तारीख जुड़ी हुई थी। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में हमारे भारत से 6 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका है। वो एक बहुत ही बड़ी खबर, बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना जैसी हालत कभी भी हो सकती है देश की इकोनॉमी के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और एक और जो मामला है वो ये कि नागपुर में भारत का जो नेशनल फ्लैग है वो पुलिस कस्टडी में है एक लंबे अरसे से, 2001 से। वहां आरएसएस के मुख्यालय पर कुछ लोगों ने झंडा आरोहण किया था और उसके बाद आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत की और झंडा पुलिस कस्टडी में है और अभी तक एक तरह से अपमान हो रहा है राष्ट्रीय ध्वज का आरएसएस के इस पूरे आरएसएस मुख्यालय के घटनाक्रम पर। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। आपने हमें समय दिया, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। आप ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो इस वक्त ये क्या है, होलोग्राम जहां स्टैचू लगनी है, आखिर इसमें स्टैचू की तैयारी या इसकी कोई प्लानिंग कोई पहले से नहीं थी? क्या कुछ है कि इतनी जल्दबाजी में हुआ? आजकल तो स्टैचू हमारे यहाँ चाइना से बन के आ जाता है, जब चाहो आ जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कुछ है, आप इसे कैसे देखते? नहीं, चुनाव आए हैं, इवेंट जीवी प्रधानमंत्री को इवेंट चाहिए था। जैसा आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में इस पे ये उतरा दिया था, हवाई जहाज उतरा दिया था पानी पर। अभी वो कहाँ है हवाई जहाज पता नहीं। सरदार पटेल का सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा ये बैठा दिया उन्होंने। अभी अभी देखा होगा आपने कि हैदराबाद में भी एक रामानुज आचार्य का 1000 साल पुराना कोई ये था, वहां के संत थे, उनका 216 फुट ऊंचा पुतला बना दिया। तो हमारे यहाँ पुतले ही पुतले और मुर्दे ही मुर्दे, ये घोष वाक्य है बीजेपी का। वो नहीं रहता है, सेल ही सेल, कपड़े ही कपड़े, प्लॉट ही प्लॉट, जमीन ही जमीन। तो वैसा पुतले ही पुतले, ये देश पुतलों का देश हो गया, क्योंकि जिंदे आदमी के लिए यहाँ कोई ठौर ठिकाना नहीं है और ना रखना चाहते हम। आप देखे होंगे कि ये हुतात्मा, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहां हुतात्मा स्मारक की वो ज्योति थी, उसको हटा दिया गया, क्योंकि इंडिया गेट पर हिंदू मुसलमान दोनों शहीदों के नाम लिखे थे। अब शहीदों के नाम किसी देश का शहीद नहीं होता, किसी जाति और धर्म का शहीद नहीं होता, शहीद शहीद होता है। मगर ये जो है भाषणजीवी जुटलर, इनको हर बात में जाति धर्म घुसेड़ना है। उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन चल रहा है, वहां भी वो 2-4 लोग वापस गए होंगे
तो अमित शाह जी वहां मिलने जाते उनसे कि ये घर वापसी हो गई इनकी, किसकी वजह से? योगी जी की वजह से। अरे घर छोड़ के कितने लोग भागे, ने अपने रोजगार और काम धंधे बर्बाद होके कितने लोग भागे और कितने लोग मरे, इसकी नहीं सूद। इनको दो चार लोग वापस आए होंगे क्योंकि वो मुसलमानों के डर से भागे थे ना। इसका इसकी खोज कर लिए, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, इसके कोई कानूनन जांच नहीं, इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं, मगर उन्होंने बोल दिया, मान जाना चाहिए। क्योंकि देश के सर्वोत्तम दो गुजराती जो अभी आए हुए हैं वो झूठ के सिवाय कुछ बोलते नहीं। पहले दो गुजराती सच के सिवाय कुछ बोलते नहीं थे, ये दो जो गुजराती आए वो झूठ के सिवाय कुछ बोलते नहीं। तो इन्होंने नामांतरण करने का, पुतले बैठाने का ठेका ले लिया है। तो इनको हर चीज को अपमानित करना है क्योंकि इनकी कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, इसके किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में या किसी भी संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं है। तो ये अपना योगदान प्रूव करने के लिए कभी सुभाष बाबू को पकड़ते, कभी किसी को पकड़ते, कभी किसी को पकड़ते। इन्होंने बीच में सावरकर को पकड़ लिया, विवेकानंद को पकड़ लिया। अब वो माफी वीर ने बोला था, एक जगह स्टेटमेंट है माफी वीर का कि ये जो गौमांस है वो खाने में मुझे कोई हर्ज नहीं। उसके ऊपर उस वक्त के गोलवालकर ने बोला था कि कुछ लोग जन्म से हिंदू होते हैं मगर संस्कार से वो मुसलमान बन जाते हैं। मतलब इतनी तलखी थी, मगर बेचने का वक्त आया तो सावरकर को भी बेच देंगे, उसको विवेकानंद माने स्वामी जी को भी बेच देंगे। स्वामी ने बोला था कि इस देश में अगर कोई धर्म बचा है तो वो छुआछूत का धर्म बचा हुआ है, और ये छुआछूत को धर्म को अगर तुम गाड़ोगे नहीं और इनके पंडे पुजारियों को समुद्र में डुबाओगे नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। ये स्वामी जी के तल्ख लक्ष्य थे, क्योंकि स्वामी जी के ऊपर इतना अन्याय इन्होंने किया, उनकी मिट्टी भी खराब कर दी। मतलब मरने के बाद उनकी एंट्री नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में वहां वो था, मतलब वो चल रहा था, वहां की कॉर्पोरेशन चल रही थी, उन्होंने उसकी मरने के भी ये नहीं लिया, दखल नहीं लिया, ना उसका क्या बोलते हैं उसको रजिस्ट्रेशन किया। तो ऐसे लोग किसी को भी बेच सकते साहब। इसलिए अमर ज्योति क्या बात कर रहे हो आप? अमर ज्योति से इनका क्या मतलब है? हाँ, तो ये आपने आपने कैराना का जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में आज भी कई गांव ऐसे हैं जिन्हें उस जमाने में मुसलमान होने की वजह से निकाल दिया गया था और बाकायदा कागज पर लिखवा दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आप कभी वापस नहीं आओगे इन गांवों में, और वो उस तरह से उनकी कभी कोई वापसी की बात किसी ने नहीं की, किसी भी धर्मनिरपेक्ष दल ने या किसी ने भी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये क्या इलेक्शन में वाकई कोई फायदा हो पाएगा इन इवेंट्स का? आपको क्या लगता है, क्या है इसका नतीजा क्या होने वाला? मूर्खों की जमात पूरी पैदा हो गई है, एक पूरी जमात है। आपको पता होगा कि हिटलर की जो ये थी किलिंग पॉइंट गैस चेंबर थे, तो गैस चेंबर वहां के इंजीनियरों ने बनाए थे। नर्सेस लोग बच्चों की जान ले रही थी, ढंग से उसको काट के जान ले रही थी। तो जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि हमारे यहाँ के भक्तों में डॉक्टर और इंजीनियर का बहुत बड़ा मैंने वर्ग उनके साथ में भक्त बना हुआ है। तो ये जो भक्त है जिनको पेट भर गया है, उनके बाप दादा पूर्ववर्ती सरकारों के वजह से पढ़े लिखे, ये भी पूर्ववर्ती सरकारों के वजह से नौकरी लगी और पढ़े लिखे हैं, ये लोग ज्यादा भक्त बन गए हैं। तो इसके वजह से ये कुछ दिन चलेगा, जैसा हिटलर का चला था और बाद में उसको सुसाइड करना पड़ा। ये इतने संवेदनशील नहीं है, हिटलर इतने संवेदनशील नहीं है हमारी यहाँ की सरकार। ये सुसाइड नहीं करेंगे मगर भाग जाएंगे, ये सत्ता से निकल जाएंगे, और जब सत्ता से निकल जाएंगे तो इनको कुत्ता पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए अभी अपने जिंदा रहते हुए पुतले भी बना रहे, खुद के नाम के स्टेडियम भी बना रहे, खुद का नाम हर जगह लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो जो चल रहा है, पूरे कोरोना काल में हमने 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट का वो नया पार्लियामेंट भवन बना दिया। हमको तो लाल किला गिरा देना चाहिए। वैसे हमने बेच तो दिया है, किराए से दे दिया उसको, मगर संसद भवन भी दे देना चाहिए, राष्ट्रपति भवन भी दे देना चाहिए, क्योंकि ये गुलामी के प्रतीक है। जैसे वो बोलते हैं कि ये गुलामी के प्रतीक है, तो ये गुलामी के प्रतीक तो समाप्त करना चाहिए। दूसरी तरफ रघुराम राजन बोलता है कि खर्चों पर सावधानी बरतने की जरूरत है। पूरे दुनिया में इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती कोरोना के बाद में, तो खर्चे पे जो देश कटौती नहीं करेगा वो देश का सत्यानाश होगा। हमारे यहाँ के इस्माइल खान लंगा नाम का एक शो करते हैं, बहुत अच्छा शो करते हैं वो, अभी रो रहे थे टीवी पे आके। जिन्होंने 14 देशों में अपने शो सेलिब्रेट किया, उनको पूछा गया कि पगड़ी क्यों नहीं पहनते हो,
तो बोला मेरी पगड़ी तो बिक गई, मेरी बेटी की शादी में मेरा घर बिक गया, मकान बिक गया, मेरे गहने बिक गए, अब मेरे को भीख मांगने की नौबत आई थी, आपने ये शो में बुला के मेरे को जीवन दान दिया। तो शो वाले ने, शिल्पा शेट्टी ने और बाकी लोगों ने उसको पैसे देके उसका घर वर छुड़ाने की बात की है। तो यहाँ जहां इकोनॉमी ये हालत में होगी, हमको हिंदू मुसलमान के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता, कुछ भी दूसरा मुद्दा दिखाई नहीं देता। वो जहां एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं आप, तो कोई भी पार्टी सेकुलरिज्म का सही मतलब नहीं समझते, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसे लोग पंथ निरपेक्षता का मतलब सेकुलरिज्म बताते हैं। हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है, वो धर्मनिरपेक्षता हमें उससे ऊपर की बात करती है। ये ऊपर की बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट 300-400 सालों से उसी बाइबल पर हाथ रख के कसम लेता है राष्ट्रपति पद की, जिस बाइबल पे पहले अब्राहम लिंकन ने ली थी। वहां की हिम्मत नहीं है वहां के किसी प्रेसिडेंट की कि वो कस्टम जो है उसको डिनाई कर दे। हमारे देश में संविधान की भी कसम लेते हैं, भगवान की भी लेते हैं, अल्लाह की भी लेते हैं, कुरान की भी लेते हैं, बाइबल की भी लेते हैं, और कुछ नहीं पसंद तो सत्यनिष्ठा की भी शपथ लेते हैं। ये हमारा धर्मनिरपेक्ष दाव है, ये धर्मनिरपेक्षता की बात है। मगर यहाँ धर्मनिरपेक्षता गाली बनाकर इन्होंने रख दी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष आप जिनको बोल रहे हैं वो भी सत्य यानी सही ढंग से धर्मनिरपेक्षता का मतलब नहीं समझ रहे। ये बहुत ही तकलीफ की बात है, क्योंकि उनके साथ जो भी लोग जुड़े रहे या जुड़ते हैं वो उसी वजह से जुड़ते हैं कि सभी धर्मों का आदर होगा, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, किसी के खिलाफ नफरत नहीं होगी। बहरहाल हकीकत इस तरह की है, बहुत से इसका वाक़यात। मतलब विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा समझाया था कि अपने धर्म में सुधार करने वाला, दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप न करने वाला, उनकी गलतियां न निकालने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। और धर्मनिरपेक्षता अंतिम परिणति होती है कि जहां वेद, कुरान, बाइबल के ऊपर की मानवीय व्यवस्था होगी, वो सच्ची धर्मनिरपेक्षता होगी। ये विवेकानंद जी ने कहा था, किसी अरे गहरे ने नहीं कहा था। जो इनके आइडियल तथाकथित ये बोलते कि हमारे आइडियल है, उनकी एक भी बात नहीं सुनते। अच्छा, ये आप चूंकि नागपुर में रहते हैं और आरएसएस का हेडक्वार्टर वहां है, ये राष्ट्रीय ध्वज का क्या मामला उभर करके सामने आ रहा है? क्या कुछ है? किसने राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत और उसके साथ निष्ठा बनाए रखी और किसने उसके खिलाफ काम किया? क्या कुछ है ये जो ताजा घटनाक्रम? देखो, आपको आपको संघियों का पता है, मैं बार बार बोलते रहता हूँ संघी क्या है। संघियों के पेट में एक होता है, मुंह में दूसरा होता है। मुख में राम और बगल में छुरी वाला हिस्सा होता है इनका। जैसे ही आपने देखा होगा, आदरणीय मोदी जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, क्योंकि बेटी को तो शिक्षा देनी नहीं है। इनके पूरे अंतर मन में रचा बसा है ये कुटिलता इनके अंतर मन में है, क्योंकि बेटी तो शूद्र है इनके मनुस्मृति के अनुसार। तो उस बेटी को पढ़ाना है नहीं, तो पढ़ाने के बजाय ये पटाने की बात करते हैं। एक तरफ बेटी के शादी की उम्र बढ़ा देते हैं, और फिर इनके लिए जो खुले सांड घूम रहे हैं आरएसएस के, उनके लिए वो बोलते हैं कि ये पटा है बेटियां। तो इनके आरएसएस की संख्या कम होगी, 377 वाले जो लोग हैं उनके लिए शायद ये सुविधाजनक होगा, मुझे नहीं पता। इसमें जो संविधान नहीं मानते, जिनको ट्राई कलर तिरंगे की एलर्जी थी, जिनको हमारे सारी जो व्यवस्था है, हमारी भारत की जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक भारत की, उनसे सबसे एलर्जी थी, ऐसे लोगों ने अपने जो रेशीम बाग का उनका मुख्यालय है उस पर तिरंगा 2001 तक नहीं फहराया था। हमारे कुछ मित्र है, बाबा मेंढे जी के नेतृत्व में जाके उन्होंने 26 जनवरी 2001 को पहली बार रेशीम बाग के संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराया था। ये जो तिरंगा की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश स्वाभिमान की बात करते हैं, इनसे पूछा जाए कि 2001 तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया आपने, जिस तिरंगे को आप शान समझते हो। मगर शान नहीं समझते। आपने देखा होगा, इनका एक नेता मर गया था तो तिरंगे के ऊपर उन्होंने भगवा वो अपना झंडा जो है कमल वाला झंडा उसको टांगा था। ये नहीं समझते हैं, मगर ये मूर्ख बनाते हैं। हम लोग चुप रहते हैं, हम उस पर कटाक्ष नहीं करते, इनका इसलिए झूठ खप जाता है। झूठ लोग ऐसा लगता है उनको कि ये सच ही है। उसी तरीके से उस झंडे को अभी मोहनी जबलपुरे नाम के हमारे मित्र है दूसरे, जो आरटीआई स्पेशलिस्ट है हमारे, उन्होंने वो डाला आरटीआई, उनको पता चला कि ये तो कस्टडी में है। तिरंगा झंडा कस्टडी में और आजाद भारत में अंग्रेजों का देश चल रहा है क्या? अंग्रेजों के शासन चल रहा है क्या? तो किसी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि तिरंगा कस्टडी में कैसे।
उसने केस डाला, मोहनी जबलपुरे जी ने, और वो केस में अभी सम्मन्स हुआ है कि ये राष्ट्रध्वज का अपमान किस कारण हुआ है। और मैं आपको बता देता हूं कि हेडगेवार ट्रस्ट ने वो रिपोर्ट दिया था, उन्होंने तिरंगे को कस्टडी में डाला। उनका क्या काम था? तिरंगे को ससम्मान अपने झंडे पर रहने देना था, उन्होंने अपने पास रखना था, चाहिए था। अगर ये तिरंगा और राष्ट्र की बात करते तो झंडा उनके मुख्यालय में रहना चाहिए था, और हर 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराना चाहिए था। दूसरे गांव को पूरे गली गली गांव गांव में लंबे लंबे झंडे लगा रहे हो, 50 फुट और 70 फुट के यानी बार पर झंडे लगा रहे हो, यही लोग लगाते ना देश और राष्ट्राभिमान के नाम से। और इनके ऊपर जब तिरंगा झंडा उनके मुख्यालय पे फहराया गया तो तिरंगा झंडे की सूद न लेते हुए उन्होंने उसको कस्टडी में रखा। ये राष्ट्रभक्त है, ये देशभक्त है। ऐसी होती है राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति कि अपने पे बन आई तो हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे को हम सिखाएंगे। इनके किसी आदमी को राष्ट्रगान नहीं आता, राष्ट्र गीत भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, मगर ये आपको सिखाएंगे जरूर, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी बाकी जो फोर्स है जिसने संगठित तरीके से इनको सबक सिखाना चाहिए था, इनका विरोध करना चाहिए था, वो शांत है, वो शांत रही, वो सच्चाई भी नहीं बता सकी, इसके कारण इनका झूठ खप रहा है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं मैं कि ये जो राष्ट्रभक्त सरकार है, उन्होंने चाइना के एजेंट है जिसको MI6 ने ब्रिटेन की एजेंसी ने ब्लैकबेरी गार्डिनर नाम के एक इसको सांसद को पद्मश्री दे दिया मोदी साहब ने पिछले वक्त। भाई वो चाइना के एजेंट है। अब समझ में आया कि चाइना के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि धंधे हैं हमारे उनके साथ में। हम दो और हमारे दो वाले जो है ना, उनके सारे शेयर, उनके सारा इन्वेस्टमेंट चाइना के साथ में है। 70 से 80% इंपोर्ट जो होता है हमारे देश में, ये दो लोग करते हैं, और ये दोनों का इंपोर्ट चाइना से होता है। तो जहां धंधे की बात होती है तो जिग्नेश, बिजनेस इज बिजनेस, गुजराती नारा है, जिग्नेश भाई बिजनेस इज बिजनेस। तो बिजनेस के लिए, धंधे के लिए सब चौपट हो जाए, देश चौपट हो जाए, इनको कोई लेना देना उस बात से नहीं है। इनको पुतले बनाना है, इनको देश के यानी देश के जिंदे आदमी को मारना है और फिर उसका पुतला बना के उसको स्वर्णिम तरीके से रखना है। सुभाष बाबू को मिलने से मना किया था, RSS प्रमुख ने जब मिलने आए तो उन्होंने मिलने से मना किया था कि सुभाष बाबू से मिलने के बाद अंग्रेजों को क्या लगेगा। ये राष्ट्रपति सिखाएंगे, ये सुभाष बाबू का सम्मान करेंगे जिसने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस वक्त उस फौज में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा RSS ब्रिटेन के फौज में शामिल होना चाहिए बच्चों ने करके कैंपेन चला रहा था। वो सुभाष बाबू का नाम लेंगे, उनकी हैसियत है सुभाष बाबू का नाम लेने के लिए, जैसा छत्रपति शिवाजी का नाम लेते और राज्याभिषेक करने से इन्हीं लोगों ने मना किया था। इनकी हैसियत है छत्रपति का नाम लेने की, मगर ये बेचने का प्रयास करते हर चीज को। ये बहुत ही अहम बात है। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है अविनाश काकड़े जी ने कि संघ प्रमुख ने सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने से, नेताजी से मिलने के लिए इनकार किया था। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी तरह से आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में भी आपने बताया कि वो राज्याभिषेक नहीं कराना चाहते थे और उसके खिलाफ थे। अब मैं चलता हूं, ये आजकल जिस तरह से देश की इकोनॉमी है, माइनस GDP में है मुल्क, अब क्रिप्टो करेंसी का क्या कुछ है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका? कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बन सकती है, क्या कुछ है आपके पास? ये सर 56 इंची पेट के नीचे क्रिप्टो करेंसी का जो फ्रॉड हो रहा है उसमें 6 लाख करोड़ रुपए भारत के निकल गए। वैसी इकोनॉमी स्लो डाउन में है और 6 लाख करोड़ रुपए निकल गए। ये देश से बाहर चला गया पैसा, 6 लाख करोड़ रुपए। ये काला धन लाने वाले थे। हमारे यहाँ का जो व्हाइट पैसा था वो भी काला हो गया, 6 लाख करोड़। और क्रिप्टो करेंसी का मतलब है कि उसको कोई लाइसेंस नहीं होता, उसको कोई नियामक नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, उसकी कोई पारदर्शिता नहीं है, KYC उसका कुछ मतलब नहीं है, निवेश की कोई सुरक्षा नहीं है, और बड़े मामले जिनसे फर्क समझ सकते हैं, ऐसे मामलों में ये सबसे लोएस्ट और अनसिक्योर्ड तरीके से काम करता है। बैंकों के लिए मंजूरी होती है, शेयर बाजार के लिए मंजूरी और नियामक, सारा सुरक्षा निवेश का बात होती है, म्यूचुअल फंड के लिए ये सारी बात होती है, मगर क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ नहीं होता। उसका कारण बताता हूं सर, मैं उसका कारण मैं बता देता हूं। जैसे जियो की कैंपेनिंग प्रधानमंत्री ने किया था, वैसे क्रिप्टो करेंसी की कैंपेनिंग मुकेश अंबानी ने किया है। आप इसको सूत्र समझिए,
ये सारा सूत्र यही है। पूजा का सूत्र हम दो और हमारे दो में ही समाहित है। जैसे मुंद्रा पोर्ट पर अभी अमेरिकन गांजा मिला है, कितना कंटेनर, तो सैकड़ों कंटेनर गांजा वहां मुंद्रा पोर्ट पे मिला है। मुंद्रा पोर्ट किसका है? अडानी साहब का है। तो हमारा देश अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, हमारे देश में स्मगल्ड हो रहा है, यानी जो जिसको मादक द्रव्य बोलते हैं, मादक पदार्थ बोलते हैं, ऐसे पदार्थों का इंपोर्ट बहुत धड़ल्ले से हमारे देश में हो रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार की, केंद्रीय सरकार की देखरेख में हो रहा है, क्योंकि तड़ीपार शाह जी को इसमें बहुत मजा आता है, बहुत पैसा मिलता है। तो इसमें ये बहुत अच्छी यानी विचित्र तरीके से हमारे देश को फंसा दिया है सर इन्होंने। एक तरफ सारे के सारे लोग वॉन कर रहे हैं, दुनिया में मजदूरी जा रही है, दुनिया की मजदूरी कम हो रही है। हमारे यहाँ की तो करीबन 12 करोड़ अकाउंट भविष्य निर्वाह निधि के समाप्त हो चुके हैं। मतलब इतने दिनों में, 7 सालों में क्या उपलब्धि है, तो 12 करोड़ लोगों के रोजगार हमने छीन लिया। हमने दिया तो कुछ नहीं, मगर 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिया। इनका प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहता है, भविष्य निर्वाह निधि का जो अकाउंट होता है वो कहता है। और उसके बाद भी ये बड़ी बड़ी बातें करके, ये पुतले बैठा के, हिंदू मुसलमान करके और सब कुछ करके देश को विभाजित करने का और इलेक्शन चुनाव जीतने की बात करते हैं, क्योंकि इवेंट करना इनकी फितरत है। हर चीज का इन्होंने इवेंट किया है और ये इवेंट करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, करगिल का भी इन्होंने इवेंट किया। करगिल में जीता कुछ नहीं था हमने, करगिल में तो जमीन। अरे ये बात कह करके तो ऐसा लगता है कि कहीं देशद्रोही ना बता दिया जाए। हकीकत तो यह है कि कई कई जगहों पर अब भी ऊंचाई पर ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि अब भी कुछ पहाड़ियां हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन इसको आप कह नहीं सकते साहब, बिल्कुल, क्योंकि हमें तो विजय दिवस मनाना है। तो ये बहुत ही विचित्र सूरत हाल है। 6 लाख करोड़ आपने बताया क्रिप्टो करेंसी में। जी जी, एक बात बता देता हूं कि अगर मैं देशद्रोही हूं, मैं जो काम करता हूं उसके लिए अगर देशद्रोही ये कहते हैं, तो मैं बता देता हूं कि किसान जाति या सारी की सारी जातिवादी है, दलित आरक्षणवादी है, आदिवासी नक्सलवादी है। आदिवासियों की जल जंगल की बात करने वाले वो नक्सल, अर्बन नक्सली है। राष्ट्रवादी कौन है? तो खाली हवादार कच्चे पहनने वाले, देश को बेचने वाले, देश का सौदा करने वाले, धर्म का सौदा करने वाले, जाति का सौदा करने वाले, ये राष्ट्रभक्त है। अगर ये व्याख्या होगी तो हम इस व्याख्या को डिनाई करते हैं, थूकते हैं ऐसे लोगों के मुंह पर जो इस तरीके की व्याख्या करते होंगे और जो व्याख्या को मानते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी साहब, आपने जो नतीजा आपने दे दिया, मैं उसके आगे कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात आनी चाहिए कि आखिर नतीजा क्या है, हम किस दौर में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, कौन लोग पूरे इस सिस्टम पर एक तरह से हावी हैं। अब आने वाला वक्त लोग, छोटी सी बता देना चाहता हूं कि इमरान खान ने अभी कहा था कि मैंने वो लॉकडाउन नहीं किया था। वो देशद्रोही किया, पाकिस्तान के साथ देशद्रोह किया उसने, क्योंकि लॉकडाउन नहीं किया ना। तो वहां तो कोई लोग मरे नहीं, हमारे यहाँ तो लोग भी मरे। हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी जिम्मेवारी लेके लॉकडाउन कर दिया कि पूरे देश में फाका कसी हो गई है। सारे देश में 85 करोड़ लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं। बोरिस जॉनसन ने एक अपने घर में 50 लोगों की पार्टी किया था, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा विपक्ष और पूरे के पूरे जनता टूट पड़ी है। उसने भी मोदी से सीख ले लिया। ये मोदी के भक्त अभी अपने देश में नहीं, बाहर भी हो गए। उसने अभी ये कोरोना का सारा जो था, मास्क हटाओ, ये करो, लॉकडाउन करो, वो सब हटा दिया है। तो वो भी क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको ये बोलता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तो हर लोग अभी मास्टर स्ट्रोक लगाने लग गए हैं। तो इनको तो विश्व नेता बन के बाहर चले जाना चाहिए, देश हमारे लिए छोड़ना चाहिए, हमारे लिए सुरक्षित देश चाहिए। देश चलाने का धंधा आपका नहीं है। युद्ध जब होगा हमारे देश में, उस वक्त शायद बहुत अच्छे लड़ते हो, क्योंकि 3 घंटे में आपकी सेना तैयार होती है। तो हम युद्ध में जब जाएंगे तो आपको बुला लेंगे, जब तक आप माफी दे दो हमको। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि बहुत ही बेबाक अंदाज में जो टिप्पणी करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो अपनी राय रखते हैं, वो हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही अहम है। देश को जगाते रहना अहम काम है।
लोग जागते रहें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।